राजन और आर्यन ने सवालों की बौछार शुरू करी, जिस पर वेदा उन्हें शांत कराते हुए 2 रिस्ट बैंड उन्हें देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दिन में 2 मजदूरों को बुलाना और उन्हें इस बैंड को पहनने को कहना, और वो जो हॉल है ना, उसके नीचे एक कुआं है। तुम मजदूरों से कह के उस हॉल को खुदवा दो, पर हाँ, सिर्फ हॉल को खुदवाना, उस कुएं को नहीं। उस कुएं को मैं खुद खोलूंगा और तुम दोनों अंदर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी जान को खतरा हो। राजन ने वो बैंड लिए और कहा, और सर, अगर उन मजदूरों को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ भी नहीं होगा, बस उन्हें कह देना ये बैंड पहन कर रखें और शाम होने से पहले अपना काम खत्म कर दें। इसके बाद वेदा ने उन्हें इस घर की सारी असलियत बताई और इसी के साथ साथ उन्हें यह भी पता चला कि इस हवेली को जिसने बेचा है वो ठाकुर दीनानाथ के भाई का बेटा है। कोई वारिस ना बचने की वजह से यह हवेली उसे मिल गई, पर वो कभी भी यहां पर रहने नहीं आया। अब तक इस घर के सारे पत्ते खुल चुके थे और उन्हें सारी चीजों का पता लग चुका था। अब बस बारी थी नीलम को और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की, जिसके लिए वेदा अब पूरी तरह से तैयार थे। मजदूर फ्लोर खोदने में लगे हुए थे। एकाएक फ्लोर टूट गया और उन दोनों ने उसके अंदर देखा एक कुआं जो लकड़ी से ढका हुआ था। उसकी लकड़ी आधी गल चुकी थी। उस कुएं के अंदर से उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें सुनने में काफी दबी महसूस हो रही थी। उन मजदूरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उतनी देर में वो रोने की आवाजें दर्द भरी चीखों में बदल गई, और वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों मजदूर अपने फावड़े और कुदार वहीं छोड़कर भाग गए। वो दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे। आर्यन और राजन बाहर ही खड़े थे। वो उन दोनों को ऐसे डरे हुए देखकर समझ गए कि जरूर अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। मजदूरों ने उन दोनों को ये सब बातें बताई, जिससे वो भी चिंतित हो गए। वहीं वेदा सुबह से कहीं गए हुए थे। रात के 9 बज चुके थे। आर्यन और राजन होटल में वेदा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजन के फोन में टेक्स्ट आया। ये टेक्स्ट वेदा का था, जिसमें वो उन्हें होटल में ही रहने को कहते हैं। हालांकि आर्यन और राजन को उनकी चिंता हो रही थी, पर वो वेदा की कही बात को टाल नहीं सकते थे, तो वो होटल में ही रुके रहे। रात के 10 बज गए। वो घर अपने आसपास एक अजीब सी मनहूसियत लिए बैठा था। 4-5 लोगों के कदम उस घर की ओर बढ़ने लगे। वेदा उस घर की ओर जा रहे थे, जो अपने साथ 4 पंडितों को लेकर आए थे, और वो भी पंडित की वेशभूषा में ही थे। घर के अंदर आते ही लाइट का मीटर उड़ गया। सारी लाइट्स बंद हो गई। वेदांत ने एक पंडित को इशारा किया, जो मंत्रों का जप करते हुए घर में जगह जगह दिए जलाने लगे। दिया जो प्रतीक होता है अंधेरे में उजाले का। घर में मंत्र गूंजने की वजह से और दिए के उजाले से घर का भारीपन हल्का होने लगा। वेदांत हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने उस कुएं को देखा और वहीं पास में पड़े एक कुदार और फावड़े को, जिससे वो समझ गए कि जरूर उन मजदूरों ने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिससे वो डर कर ये सब यहां छोड़कर भाग गए। खैर, उन्होंने उस कुएं को खोला नहीं। उनके साथ आए एक पंडित ने उस कुएं के आसपास मंत्रों का जप करते हुए राख से एक घेरा बनाया। इस वक्त तक वो दूसरे पंडित दिया जला के आ चुके थे। वो चारों पंडित उस हॉल के एक एक कोने में बैठ गए। अपने चारों ओर गंगा जल छिड़क कर वो मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं। वही पंडित वेदांत अपने गले में एक माला पहनते हैं और कोई मंत्र बदबदाते हुए कुएं की सड़ी लकड़ी को तोड़ते हुए उसे खोलने लगते हैं।
जैसे जैसे वो उस कुएं को खोल रहे थे वैसे वैसे उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें नीलम की थी। उस घर के बाकी कमरों में से भी किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरे घर में हलचल मचने लगी। लोगों के यहां से वहां भागने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। हवाएं तेज चलने लगी जिससे घर के कुछ कुछ दिए बुझने लगे और अंधेरा पहले से ज्यादा घना होने लगा। वो बाहर आने वाली थी। पंडित वेदांत देखते हैं कि इस कुएं से निकलता काला धुआं और भी ज्यादा काला होता जा रहा है। वेदांत ने कुएं को पूरा खोला और अंदर की ओर झांका और अंदर झांकने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा उससे एक बार तो उनका जी भी घबरा गया। अंदर कुएं में पानी की जगह उन्हें बस लाल लाल खून दिखाई दे रहा था जिसमें कुछ इंसानी अंग तैर रहे थे। और उसी कुएं के बीच एक लड़की थी जिसकी आंखें बस वेदांत को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम से वेदांत की ओर कूदी पर वेदांत ने मंत्रों का जप तेज कर दिया और वो वापस से उसी कुएं में गिर गई। वो वहीं से गुर्रा रही थी। वेदांत पीछे की ओर हुए और उस राख के घेरे से बाहर निकले। उन्होंने अपने यज्ञ के सामान को बाहर निकालना शुरू किया और यज्ञ की तैयारी करने लगे। इस वक्त तक वो चारों पंडित अपने मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे। पूरी तैयारी करने के बाद वेदांत ने उन पंडितों को इशारा किया। सब एकदम से चुप हो गए। कुएं से आती आवाजें तेज होने लगी और पूरे घर में भागने की आवाजें भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा घर हिल रहा हो। वेदांत ने यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी और यज्ञ करना शुरू किया। उनके साथ साथ चारों पंडित भी उसमें सम्मिलित हो गए। बहुत देर तक यज्ञ चलता रहा। आवाजें चारों तरफ गूंजती रही। कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीखों की आवाजें रोने में बदल गई। सब धीरे धीरे शांत होने लगा। वेदांत ने पंडितों को फिर से इशारा किया। चारों पंडित उठे और उन्होंने पंडित वेदांत के आगे 6 दिए जलाए और फिर वो दूर दूर जाकर बैठ गए। अब बस वेदांत के मंत्रों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। एकदम से काला धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। अब वो चारों पंडित देख पा रहे थे कि उन्होंने जो सराख का घेरा बनाया है उस पर कोई गोल गोल चक्कर काट रहा है। भागने की आवाजें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। एकदम से हवा का तेज झोंका आया और एक दिए की लौ तेजी से हिलने लगी। उस दिए की लौ जैसे ही स्थिर हुई सब कुछ शांत हो गया और ऐसे ही धीरे धीरे कर उन्होंने सारी आत्माओं को एक एक दिए में कैद कर दिया। सारी आत्माओं के दिए में आते ही पूरा घर हल्का हो गया। सुबह के 4:30 हो गए। पंडित वेदांत घर की शुद्धिकरण के लिए मंत्र पढ़ते जा रहे थे और बाकी पंडित पूरे घर में गंगा जल छिड़क रहे थे। ये सब होते ही सबने शंख बजाया और शंख के बजते ही पूरे घर में से जितनी भी नकारात्मक ताकतें थी वो सारी दूर हो गई। सुबह होते ही वो चारों पंडित वहां से चले गए और पंडित वेदांत वापस से अपने वेदा के रूप में आ गई। राजन और आर्यन सुबह होते ही सीधा वेदा के पास आए, जहां उन्होंने देखा कि वेदा घर के बाहर खड़े हैं। उन्होंने बैकपैक टांगा हुआ है और उनके हाथ में एक छोटी सी पेटी है। इस पेटी में क्या होता है वो आज तक समझ नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी वेदा किसी आत्मा को कैद करते थे तो इसी पेटी में रखते थे, और इस पेटी में क्या है, वो कैसे ये सब करते हैं, ये कोई भी नहीं जानता था। खैर, अब वो घर मुक्त हो चुका था। वेदा वहां से बनारस के लिए निकल गए और बाकी का सारा काम आर्यन और राजन ने किया। बनारस पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। अपनी वेशभूषा में आकर वो गंगा तट के किनारे पहुंचे। 6 पत्तल दोने के खरीदे, उसमें फूल डालकर एक एक दिया डाला। उन्होंने अपनी पेटी को खोला
जिसमें 6 छोटी छोटी लालटेन जैसा कुछ था और उनमें अग्नि जल रही थी। एक एक कर वो उन अग्नि से एक एक दिया जलाने लगे और ओम शांति बोलते हुए उन पत्तलों को मां गंगा की गोद में डालते रहे। ओम शांति। उन्होंने हाथ जोड़ा और वापस से अपने मंदिर की ओर जाने लगे। शाम की आरती का समय हो रहा था। उन्होंने आरती करी, प्रसाद बांटा और रात को गंगा तट के किनारे बैठकर जाते दियों को देखने लगे।